हेलो एवरीवन, आई एम पल्लवी मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न टू टीच। सो हम करने वाले हैं सीटेट मैथ्स पेपर 2 पीवाईक्यू सीरीज का आज वीडियो नंबर 2। ओके, लास्ट वीडियो में हमने किया था जो आपका 14 दिसंबर 2024 में आपका एग्जाम हुआ था, उसके पूरे 30 क्वेश्चंस हमने किए थे और आज हम करने वाले हैं 15 दिसंबर वाले पेपर के टोटल 30 क्वेश्चंस। ठीक है, जैसा कि हम सभी को पता है कि जो सीटेट का एग्जाम है उसके लिए पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज लगाने हैं। मोस्ट ऑफ द पेपर में आपको सेम पैटर्न ही देखने को मिलता है। ओके, चाहे वो और पीवाईक्यूज लगाते लगाते ही आपको समझ में भी आ जाता है कि क्वेश्चन का कैसा पैटर्न होता है और साथ में पेडागोजी के कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आज हम करने वाले हैं 30 क्वेश्चंस अगेन, जिसमें 20 क्वेश्चंस आपके कंटेंट के रहते हैं और 10 क्वेश्चंस आपके पेडागोजीज के रहते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मैं पूरा करूंगी, लेकिन जिनको भी लगता है कि उन्होंने पहले एग्जाम दिया है और प्रिपरेशन की थी तो वो इस क्वेश्चन पेपर को विद इन अ टाइम सॉल्व करने की कोशिश करिए, बिकॉज 30 मिनट्स 30 क्वेश्चंस के लिए ही होने चाहिए। 5 आपका पूरा 2.5 घंटे का पेपर होता है, तो आपको मैथ्स के लिए भी 30 मिनट्स ही मिलते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो बहुत ही इजीली आपको ये पेपर निकालने के लिए आज हम करेंगे पीवाईक्यू, और इस चैनल पे मैं आपको साइंस पेपर 2 और साथ में मैथ्स पेपर 2 की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी बताऊंगी विद माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने फर्स्ट टाइम में ही सीटेट क्लियर किया है और मुझे मिले हैं 119 मार्क्स आउट ऑफ 150, जिसमें मुझे इन दोनों पेपर में 26 मार्क्स मिले थे। ठीक है, सो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर मैथ्स वालों के लिए, क्योंकि समटाइम्स अगर टाइम की कमी होने लगती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है रिगार्डिंग कैलकुलेशन। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन पर ध्यान देना है अपनी। जैसे कि आपने स्क्वायर्स को लर्न कर लिए, जो 1 to 20 आपको स्क्वायर्स पता होने चाहिए, और साथ में जो है क्यूब्स जो हैं आपके वो 1 से 10 के क्यूब आपको रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, तो कुछ कैलकुलेशन की जो ट्रिक्स हैं वो आपको पेपर में बहुत मदद करती हैं, क्योंकि मैथ्स वालों के लिए मैथ्स तो है ही, कहा ही जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, बट मैथ्स के लिए है कि जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही आपका जो है फ्लो बढ़िया होता है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को आता है, पहले उन्होंने प्रिपरेशन करी हुई है, तो वो यहाँ पर अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मेरे आंसर से मैच करेंगे। सो जैसा कि हम सभी को मालूम है 31 से लेकर 60 तक आपके होते हैं मैथ्स एंड साइंस के 60 क्वेश्चंस। सो यहाँ पर आ जाते हैं, देखते हैं हमारे मैथ्स एंड साइंस के 60 क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं 31 से। ओके, सो 31 में पहला क्वेश्चन है आपका 0.125 इंटू 57.8 इंटू 0.729 अपॉन 0.017 इंटू 0.0081 इंटू 0.25 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी। अब देखिए ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइम की बस प्रॉब्लम होती है कि आपको 1 मिनट में ये सारी कैलकुलेशन खत्म ही करनी है। ठीक है, तो जिनको आंसर आता है, जिनको ये पता है वो सॉल्व करेंगे, और जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि 1 से लेकर 20 तक के आपको स्क्वायर्स अच्छे से पता होने चाहिए, उससे ये क्वेश्चन आपका बहुत इजीली निकलता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग अपना सॉल्व करिए, और जिनको यहाँ पर देखना है वो यहाँ पर सोल्यूशन को देखेंगे। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हम पॉइंट का मैनेजमेंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 डिजिट्स पहले पॉइंट है, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 है और वहाँ पर है आपका 7। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमने यहाँ पर लिख दिया 10 to the power 7, क्योंकि ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा, और यहाँ पर क्या हो गया 10 to the power 9 नीचे से हटाने के बाद। ओके, तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 9 ये भी कट डाउन हो गया, तो यहाँ पर बच गए 10 स्क्वायर। ओके, तो ये तो हम लास्ट के लिए छोड़ते हैं। अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो ना हो जाए, इसलिए मैं इधर कर रही हूँ। लाइक 125 है, वैसे तो हम देख सकते हैं 25 1 जार 25, 25 5 जार 25 पंचे 125। ओके, ये हमें समझ में आ गया। दूसरा है, हम यहाँ से देख रहे हैं 81 और 729, तो जिसने 2 एक स्क्वायर और क्यूब इसको याद है वो इजीली इसको कर लेगा। ठीक है, 9 9 जार 81 और 9 8 72 1 और 9 9 81, ऐसे ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ये, अगर 17 का टेबल वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो 17 3 51 और 17 चौको 80, ये भी सॉल्व हो गया। ओके, नाउ हम कमिंग टू द, यहाँ आ रहे हैं 5 इंटू 34 इंटू 9 इंटू
100, इतना आपका फाइनल यहाँ पर बच के आ रहा है। ओके, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको सॉल्व करना। 5 चौक 20 का 0, हाथ से लगे 2, 5 17 गुणे 9 इंटू 0 0 और 9 70 63 का 3, हाथ से लगे 6 कम 9 और 15 और साथ में 0 0। ओके, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या आ गया, ये 1 0 और हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा 4 आ गया है, 153000। ठीक है, तो अब देखिए ये क्वेश्चन आप कितनी जल्दी कर पाएंगे और ये बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली ऊपर नीचे डिवीजन का रूल आपको पता होना चाहिए। अब इसमें कुछ रूल की बात नहीं है, बस हड़बड़ाहट में कहीं मिस्टेक ना हो जाए, इसको ध्यान रखना है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 392, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, अब अगर एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ओके, ऑप्शंस 28, 42, 56 एंड 196 गिवन है। सो चलिए, जो लोग को आता है वो वीडियो पॉज करके तुरंत इसको सॉल्व करके अपना आंसर चेक करिए और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ज़रूर कि आपको कितना मार्क्स आया है आउट ऑफ 30। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे बायो वाले लोग भी हैं, क्योंकि उनको भी मैथ्स का पेपर देना है, तो उनका पूरा ही रिवीजन हो जाना चाहिए। आगे ग्रेजुएशन वगैरह में जाके बायो से जो लोग पढ़ते हैं वो मैथ्स वगैरह नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो पूरे रिविजन के लिए मैं अच्छे से ही एक्सप्लेन करूंगी। तो देख लेते हैं एलसीएम बेसिकली होता क्या है, लीस्ट, ठीक है, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल होता है। और एचसीएफ हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर बेसिकली आप फैक्टर और मल्टीपल ध्यान रखिए। तो ये होगा मल्टीपल एलसीएम और ये होगा फैक्टर। ठीक है, तो फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करें, और मल्टीपल क्या होते हैं, जो आप मल्टीप्लाई करते चले जाएं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर कोई दो नंबर हैं एक्स एंड ए एंड बी, बहुत सिंपल सा रूल है लेकिन थोड़ा सा डीप में जाके बता रही हूँ। ए एंड बी दो नंबर हैं और दोनों के लीस्ट कॉमन मल्टीपल 392 है। ठीक है, तो इसका कोई भी फैक्टर, अब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दिस मीन्स वो इसको डिवाइड करेगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स क्या होता है, वो इन नंबर को डिवाइड करे जो फैक्टर होगा। तो अगर वो नंबर्स को डिवाइड करेगा, दिस मीन्स उनके मल्टीपल को भी तो डिवाइड करेगा। सिंपल सा लॉजिक है। ओके, दिस मीन्स 392 को 28, 42, 56, 196 में जो भी डिवाइड कर रहा है वही वो जो नहीं कर रहा है वो उसका फैक्टर नहीं हो सकता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, इजी। बस अब इस ट्रिक का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं 392 को कौन कौन सा डिवाइड कर रहा है। 28 से डिवाइड करके देखिए, 392 को आप 42 से डिवाइड करके देखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ से इसको डिवाइड करके। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 छंग 12। ओके, और ये 14 14 जा 196। ठीक है, तो ये से कट गया है पूरी तरह से। ये देख लेते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, ये तो अगेन 196 आ जाएगा। और ये हमारा, अब देखिए ये 196 और 21 ये नहीं कटेगा आपस में। ठीक है, तो दिस मीन्स 42 ही इसका 42 इसका फैक्टर नहीं है, जबकि 56 है। तो अगेन हम 56 को तो लिख सकते हैं ना 14 चौको 56, तो 14 इंटू 4 का बनेगा। और ये 196 तो यहाँ पर आ ही रहा था। दिस मीन्स 42 ही वो नंबर है जो इसका फैक्टर नहीं है, डिवाइड नहीं कर रहा है। दिस मीन्स वो उसका एचसीएफ हो नहीं सकता है। अंडरस्टूड? ओके, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट दिस दिस दिस। अगेन सेम ही प्रोसेस है कि इसमें से 12, 13, 14, 15 में कौन इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सेम वही है कि आप इसको डिवाइड करके चेक कर लीजिए। वैसे तो देखने में समझ में आ रहा है 12 है, 14 है और 15 है। ठीक है, तो 13 वैसे दिख रहा है हमें कि 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है, वो इसका फैक्टर नहीं हो सकता, इसको डिवाइड नहीं करेगा। फिर भी हम एक चेक कर लेते हैं, जिसको आता है वो आप चेक कर लीजिए, और जो खुद चेक करना चाहते हैं वो आंसर खुद सॉल्व करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए 264 इंटू 90 इंटू 1680 है, इसको डिवाइड करते हैं। हम 12 से करके देखते हैं, तो सामने ही दिख रहा है कि 12 6 होता है, तो ये हो ही जाएगा 12 2 से।
ठीक है 6 ये हो गया। 13 से ये नहीं होगा, वो हमें दिख ही रहा है। 14 से अगेन हो जाएगा, 2 इंटू 7 करेंगे तो 7 2 से तो कट ही गया है, और 7 से 7 2 ज़ार 14 और 2 गया 7 7 4 ज़ार 28, तो ये 7 से भी हो गया। ठीक है, और 3 इंटू 5 चेक कर लेते हैं। 3 इंटू 5 से भी इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पर ही लिख लेती हूँ। सो 3 से तो ये कट गया, ठीक है, और साथ में 5 से कट गया। तो दिस मीन्स 13 ही वो नंबर है जिससे ये डिवाइड नहीं होगा, और जो डिवाइड नहीं होगा तो फिर फैक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, तो फैक्टर किसी भी नंबर का वही होता है जो उस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन, इसी में बार बार कहती हूँ कि कैलकुलेशन इज को फास्ट कर लीजिए, आपका मैथ्स निकल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन। इफ ए एंड बी रिप्रेजेंट्स डिजिट्स ए बी ए इंटू 4 4 4 बी 0, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सिंपल, आपको यहाँ पर ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को जिसको समझ में आ रहा है वो कर लेगा, और जिसको समझना है कैसे करना है तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो ए बी ए इंटू 5 अपॉन 4 4 बी 0। ठीक है, तो देखिए ए में ऐसा कुछ आना चाहिए जिससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 0 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए की कौन कौन सी वैल्यूज़ है, 4 है, 2 है, 9 है और 8 है। तो देखिए 5 4 ज़ार 20 होता है, तो ये हो सकता है। 5 2 ज़ार 10 होता है, ये हो सकता है। 5 8 ज़ार 40 होता है, ये हो सकता है। लेकिन पानी में 45 होता है, 45, तो ये नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन तो पहले ही रॉन्ग हो गया। ओके, तो यहाँ से हमने ये एलिमिनेट कर दिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अब हम ए इक्वल टू 4 रखकर चेक करते हैं। अगर हमने ए की वैल्यू 4 रखी है तो 5 4 ज़ार 20 का 0 तो आएगा, कैरी आएगा 2। ओके, अब यहाँ पर तो बी की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, 2 लेनी पड़ेगी। तो बी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2। तो 5 2 ज़ार 10 प्लस 2 12, 12 का 2 आया, कैरी आया 1। ठीक है, अब ए हमने 4 ले लिया तो यहाँ अगेन हमें 4 ही रखना पड़ेगा। तो 5 चौक 20 1 21, जो कि गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। तो ये नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ तो 44 आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड रॉन्ग हो गया, थर्ड चेक कर लेते हैं। ए को 2 लेकर चेक करते हैं। तो 2 अगर ए को लिया है तो बी को 4 लेंगे, और ए को अगेन हमें 2 ही लेना है, और मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 ज़ार 10 का 0, कैरी आया 1, 5 चौक 20 1 21 का 1, हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 11 12। तो अगेन ये 4 4 बी 0 का फॉर्म नहीं आ रहा, तो अब हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन 4 ही हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। 8 9 8 अपॉन अपॉन नहीं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से। 1 और 40 का 0, हासिल लगे 4, 5 ने 45, 4 9 हमने रखा ना बी को, हाँ, और 49 और 5 और 40 4 44 आ गया हमारा ये ऑप्शन ए। देखिए कितना इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो फटाक से आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि जिन्होंने कर लिया उनका आंसर मैच हो गया है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इफ x इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7751 7751 या 7751 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ 3x माइनस 5 इज। ओके, सो ये क्वेश्चन बिल्कुल 14 दिसंबर वाले में भी सेम क्वेश्चन आया है, खाली वैल्यूज चेंज है। ठीक है, x इज द स्मॉलेस्ट नंबर, मैंने उसमें भी बताया था परफेक्ट स्क्वायर डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। फिर एक बार देखते हैं। 7751 है, अब इसको हम करने के लिए सबसे पहले 2 2 का पेयर बनाएंगे। उसके बाद जिससे हम इसको डिवाइड करेंगे सेम ही उतने बार ही करेंगे। ठीक है, जैसे 1 1 ज़ार, 2 2 ज़ार, 3 3 ज़ार, 4 4 ज़ार। तो यहाँ पर अगर हम लोग करते हैं 8 8 ज़ार, तो 8 8 ज़ार 64 है, 8 64, और उसके बाद 7 8 के बाद आता है 9 9 9 9 ने 81, तो 81 नहीं लग सकता, इसके मतलब हम 8 से ही लगाएंगे। 8 8 ज़ार 64, माइनस करिए, 7 में 4 गए 3, और यहाँ 7 में 6 गया 1 हो गया। ठीक है, अब हम ये 5 1 को भी नीचे लेकर आएंगे। ओके, अब यहाँ पर 8 + 8 करके लेकर आते हैं। तो 8 + 8 हमारा कितना हो गया 16। अब सेम ही रखना है कि जो यहाँ लगाएंगे उसी से इसको मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर 0 ज़ार लगाते हैं, 1 ज़ार 2 ज़ार 3 ज़ार, नहीं तो मैं थोड़ा सा बड़ा नंबर ले रही हूँ क्योंकि यहाँ 13 है। ठीक है, तो हम थोड़ा बड़े नंबर से ट्राई कर लेंगे, जैसे 1 6 7 से करके देखते हैं। तो 7 7 ज़ार 7 7 49 का 9, हासिल लगे 4, 7 6 7 42, 42 4 46 का 6, हासिल लगे 4, 7 एकम 7, 10 1 11, 1169 आ रहा है। ठीक है, तो 8 ज़ार लगाते हैं। चलिए 8 ज़ार लगा के देखते हैं, मे भी हो जाना चाहिए। 8 8 ज़ार 4, हासिल लगे 6, 8 6 48 48, 50 50 4 44 का 4, हासिल लगे 4 कम 8 4 12,
ओके, इसके बाद तो बढ़ा ही जाएगा, दिख रहा है हमको। ठीक है, अब इसको माइनस करने पर क्या आता है देखते हैं। माइनस किया तो हमने 11 में गए, 11 में 4 गए 7। ओके, तो यहाँ पर x जो ये 7 वो एक्स्ट्रा नंबर है जिसको अगर हम इससे माइनस कर देंगे तो ये 88 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यही पूछा था, x इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमारा x 7 निकल के आ गया, बस आप सिंपली वैल्यू निकालेंगे। 3 7 21 माइनस 5, 21 में 5 गए 16। ठीक है, 16, तो आंसर हो गया आपका 4, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, सो आई होप कि आपका क्वेश्चन आंसर मैच हो गया है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 36। इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस 5x minus 3y 6x plus 5 minus 3x plus 7y 4x minus 5 what is the coefficient of xy। ठीक है, देखिए पूरा लंबा नहीं, मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में ही बता रही हूँ कि आप वहाँ पर शॉर्ट पे कैसे करेंगे, ट्रिक से ही करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए स्पेस आपके लिए, रफ वर्क के लिए ये स्पेस रहता है, तो इस जगह पे आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। जो लोग पहली बार दे रहे हैं, जिन्होंने दिया है उनको तो पता ही है। तो चलिए, आपको कोफिशिएंट आपको एक्स वाई का निकालना है, तो हम पूरा उठा के मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक्स वाई का देखेंगे। जिसको आता है वो अपना करेगा और जिनको नहीं आता है वो यहाँ पर देखेंगे। तो अगर हमने 5x को 6x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर में आएगा, जो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए एक्स वाई वाला। तो हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3y 6x क्या हो जाएगा, 6 3 18, तो -18xy ये आ गया यहाँ से। अब जब हम 5x को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे हमें तब मिलेगा 5 5 25 25xy। ओके, हम सिर्फ एक्स वाई वाला ही उठाएंगे ना, हम क्यों दूसरा उठाएंगे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 3x को अगर 4x से मल्टीप्लाई करें तो हमें अगेन एक्स स्क्वायर का कंटेंट मिलेगा, जो हमें चाहिए नहीं टर्म, हमें एक्स वाई वाला चाहिए। इसका मतलब 3x और 5y का हम मल्टीप्लाई कर लें, तो माइनस बाहर लगाए तो माइनस माइनस ये अगेन प्लस हो जाएगा और 5 15xy। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अब 7y वाले को। 7y को जब 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, लेकिन बाहर का माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -28xy, और ये y का स्क्वायर बनेगा, जो हमें चाहिए नहीं, बस हमें इसी को सॉल्व करके एक्स वाई का कोफिशिएंट बताना है। तो चलिए देखते हैं, -18 और -28 क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। -8 8 16 6 यहाँ से लगे 1 2 1 3 1 4 46 एक्स वाई आ गया, और प्लस का 5 5 10 का 0 यहाँ से लगे 1 2 1 3 1 4 40 एक्स वाई आ गया। 46 एक्स वाई और 40 माइनस किया तो -6 एक्स वाई आ गया। एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा, -6। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। गुड, ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस स्पीड से मैं आपको करवा रही हूँ आपको वहां पर इसी स्पीड से करना है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको थोड़ा फास्ट ही अपना दिमाग चलाना है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। और जब अगर सीडीपी, अगर हिंदी, इन सब की पेडागोजी थोड़ी ज़्यादा पढ़ने वाला आ गया तो मैथ्स के लिए तो टाइम बहुत ही लिमिटेड रह जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 1 ऑफ द फैक्टर ऑफ 81x स्क्वायर माइनस 126xy 49y स्क्वायर माइनस दिस। ठीक है, अब देखिए इसका फैक्टर निकालना है। सेम क्वेश्चन 14 दिसंबर वाले में भी था, यहाँ भी है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो फैक्टर के लिए जैसे कि मैंने देखा था, हाँ, इसके लिए आपको आइडेंटिटीज आनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको a + b का होल स्क्वायर, जिसको आता है वो खुद सॉल्व करेगा, a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सारी आइडेंटिटीज आनी चाहिए आपको। तो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि ये है 9x का होल स्क्वायर, ये 7y का होल स्क्वायर है, और ये जो है वो 2 × 9 × 7 xy है। ये मुझे यहाँ से दिखाई पड़ रहा है, तो उसी से मैंने ये क्वेश्चन किया। जब आपको ये चीज़ याद रहेगी तो आप भी कर पाएंगे। ये है हमारा 9x का होल स्क्वायर माइनस 2 × 9 × 7 xy प्लस 7y का होल स्क्वायर। ये कौन सी आइडेंटिटी है, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे तो 5x + 3y का होल स्क्वायर है ही। क्लियर, तो ये आइडेंटिटी क्या हो गई, 9x - 7y का होल स्क्वायर, और ये हमारी क्या है, 5x + 3y का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको इतना एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है, अगर आपको चाहिए कि और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, तो मैं और ज़्यादा डीप में जाके एक्सप्लेनेशन करूंगी। लाइक अगर ये आइडेंटिटी मैंने यूज़ की है a - b का होल स्क्वायर, तो दिस मीन्स ये होती है a² + b² - 2ab। ओके, और दूसरी अब आ गया हमारा a² - b² का फॉर्म बन गया, जो ये वाली आइडेंटिटी है। इसका मतलब होता है a + b a - b। सो ये हमारा a² - b² का फॉर्म बन गया है, तो ये इसका हो जाएगा a + b। a हमारा क्या है, 9x - 7y टोटल, तो a
ये हमारा ए हो गया, ए के साथ प्लस बी आता है तो 5x प्लस 3y, और दूसरा क्या आता है a माइनस बी, तो a हमारा क्या है 9x माइनस 7y, और माइनस आएगा तो माइनस के बाद ये अंदर दोनों माइनस हो जाएंगे 5x माइनस 3y। ओके, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 9x प्लस 5y क्या हो जाएगा 14x, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 4y, ये y होगा 4y। ओके, 4x माइनस 4y, और यहाँ पर क्या बन जाएगा 9x माइनस 5x का 4x माइनस ये हो गया 7 प्लस 3 10y। ओके, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, ये 14 है। ओके, यहाँ से 2 कॉमन लिया हमने तो क्या बन गया 2 कॉमन लेने पर ये 7x माइनस 2y बन गया, और यहाँ से भी 2 कॉमन लिया तो ये क्या बन गया 2x माइनस 5y। तो ये सारे यहाँ पे ये फैक्टर हमें देखने कौन सा फैक्टर आ रहा है, ये सब मल्टीप्लाई में है तो कोई भी एक यहाँ पर मौजूद है तो वो फैक्टर हो जाएगा। तो अब हम देख सकते हैं 7x माइनस 2y हो जाए 7, ये देखिए 7 और 2x माइनस 5y, तो 2x माइनस 5y है नहीं कहीं, 7x माइनस 2y है, तो दिस इज 3 इज द फैक्टर। ठीक है, आया, क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 38। आई होप कि आप लोगों ने जो लोग सॉल्व करें अपने आप से उन्होंने क्वेश्चन को कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7x माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 7 2x माइनस 1 माइनस 4 अपॉन x इज इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 1। इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ मैं इसको। 7x माइनस 1 7x माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 7 2x माइनस 1 माइनस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। ओके, ऐसे लिख रहे हैं। अब इसको पूरे को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस जो ब्रैकेट के अंदर वाला है इसको सॉल्व करते हैं, बाकी सब एज इट इज ही रहने देंगे। 7x माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 7 ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। अब ये यहाँ पर क्या है 1 है, ये इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं, आई होप कि आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं तो 1 2 ज़ा 2, और 2 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बिकम 4x माइनस, ये तो एज इट इज ही आ जाएगा 1, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, राइट हैंड साइड पे हमारा 4 ही है। अब अगेन हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। 7x माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 7, अंदर क्या हो गया 4x प्लस x विच इज 5x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। ओके, अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोग कर देंगे 7x माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 7 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 5x माइनस 1 अपॉन 14 बन गया इज इक्वल टू 4। अब 4 और 14 का हमको लेना है एलसीएम, वो क्या हो जाएगा 4 और 14 का एलसीएम हो जाएगा 28। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करते हैं तो 4 7 28। ठीक है, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7x क्या हो जाएगा हमारा 49x माइनस 7। ठीक, और यहाँ 14 दूनी 28 होता है तो 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 से पूरे को मल्टीप्लाई किया तो 5 2 ज़ा 10x माइनस 2 हो गया इज इक्वल टू 4। ओके, ये x है। सो 49x माइनस 7 माइनस 10x प्लस 2 अपॉन 28 बन गया इज इक्वल टू 4। ओके, ये माइनस अंदर प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस। चलिए 29x और 10x को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो बन जाएगा 39x माइनस 7 प्लस 2 को सॉल्व करेंगे विच इज 5 अपॉन 28 इज इक्वल टू 4। 39x को इधर ही रखेंगे और हम 4 इंटू 28 करेंगे और प्लस 5 कर देंगे, 5 को भी उठा के इधर शिफ्ट कर दिया। 4 8 32 का 2 हाथ से लगे 3 4 2 8 9 10 11 11 प्लस 5, तो यहाँ पर हो गया 1 2 1 1 7 और 39x, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रही 117 अपॉन 39। ओके, सो अब हमें देखना पड़ेगा ये 9 से किससे मल्टीप्लाई करने के 7 आएगा 39 27 हो सकता है 39 इंटू 3 करते हैं, 3 9 27 का 7 हाथ से लगे 2 3 3 9 10 11। ओके, सो ये 3000 हो गया, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई है 3। नाउ यू हैव टू पुट द वैल्यू, सिर्फ वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है 5x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 1। ओके, सो अब यहाँ पर ही वैल्यू पुट कर देते हैं 5 गुणे 3 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 3 माइनस 1, 5 15 15 माइनस 3 क्या हो गया हमारा 12।
नीचे 3 थे 9, 9 में 1 गया 8, 12/8। इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या आ जाएगा देखते हैं इसमें से। 2 छंग 12, 2 चौक 8 और अगेन 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 3/2। ये सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, 3/2। ओके, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना? देखिए इजिली हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि आप लोगों का भी आ गया है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। अ पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल्स ए एंड बी फॉर ₹348 ईच। देख रहे हैं आप, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपको फार्मूला आता है आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। आइडेंटिटीज आती हैं, रिवाइज कर लीजिए, इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। ज्योमेट्री में जो क्वाड्रिलेटरल्स और ट्रायंगल्स होते हैं उनके जो प्रॉपर्टीज होती हैं रिवाइज कर लीजिए, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, जितना आपका पढ़ा है बस उसके सिंपल फॉर्मूलेज वगैरह लर्न कर लेने हैं तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ए एंड सफर्ड लॉस ऑफ 13% ऑन बी। ओके, तो हिज प्रॉफिट इन रुपीज इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। चलिए इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन है तो मैं नेक्स्ट इधर बोर्ड में करूंगी। देखिए यहाँ पे पर्सन ने 2 आर्टिकल्स सोल्ड किए हैं, मतलब दोनों का एसपी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमें दोनों का सीपी निकालना पड़ेगा। एसपी ऑफ ए कितना है? 348, ठीक है, और उसको प्रॉफिट हुआ है 20% का। अब हम बी की बात बाद में करेंगे, पहले हम इसी से हम लोग कॉस्ट प्राइस ए की निकालेंगे। ओके, फिर सिमिलरली इसी से कॉस्ट प्राइस बी की निकालेंगे और उस दोनों को से हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे इसको कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ है। प्रॉफिट ही हुआ है इस ट्रांजेक्शन में क्योंकि 20% का प्रॉफिट था। ओके, अब देखिए पूरा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जिसको आता है वो अपने आप करेगा। सिंपल, जब भी आपको एसपी दिया है और प्रॉफिट दिया है तो फॉर्मूला जो है वो याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी, ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है अगर प्रॉफिट दिया कॉस्ट प्राइस के साथ में। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। 100/100 प्लस 20 इंटू एसपी हमारा क्या है? 348 है। 100/120 इंटू 348। ओके, चलिए इसको कट पिट कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 12 से कर 12 दूनी 24, 10 इधर गए, 12 नेम 108 और 29 इंटू 10 इज 290। तो ए के लिए जो हमारा कॉस्ट प्राइस था वो क्या हो गया? 290 रुपीज़। ओके, ₹290। अब हम लोग दूसरे के लिए, बी के लिए भी कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं बी के लिए, लेकिन बी में उसको ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, थोड़ा सा अलग फॉर्मूला है बी के लिए। बी के लिए एसपी हमें गिवन है 348 और यहाँ पर हो रहा है लॉस विच इज 13%। ओके, सो यहाँ के लिए एसपी सीपी निकालना है, इसके लिए भी। चलिए इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है? सीपी इज इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। ठीक है, वहाँ प्रॉफिट होगा तो प्लस पी परसेंट और लॉस होगा तो माइनस, बस बाकी तो कुछ बचा नहीं। अब तो सिंपल वैसे ही जैसे हमने ऊपर वाला किया है, वैल्यूज पुट करके आंसर ले आएंगे। 100/100 में 13 गया तो कितना हो जाएगा? हाँ, 10 में 3 गए 7, 87 गुणे 348। ओके, 8। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 100/87 इंटू 348 किससे कट होगा? 348 87 है और यहाँ पर 8 है, तो मैं एक बार इसको 4 से करके देखती हूँ। 4 7 28 का 8 हाथ से लगे 2 4 32 33 34 आ गया, तो 4000। ठीक है, 4000। तो एसपी इसके लिए लॉस जब हमारा हो रहा था तो कॉस्ट बी की कॉस्ट प्राइस क्या निकल के आ गई है? 400 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है? टोटल सीपी हमारा कितना हो गया? 290 प्लस 400। ओके, विच इज 09690। और टोटल आपकी जो है एसपी कितना है? 348 प्लस 348, 8 8 8 8 16 का 6 हाथ से लगे 1 4 4 8 1 9 3 3 6। ठीक है, तो एसपी टोटल सेलिंग प्राइस 696 रुपये है और जबकि कॉस्ट प्राइस 690 है, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 6 रुपीज़ का, 6 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 6 रुपीज़। ओके, कहीं कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप जो लोग अपने आप करें उनका आंसर यही आया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40।
चलिए ये है क्वेश्चन नंबर 40। अगेन आपका ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ज्योमेट्री, यही सब क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर सम ऑफ 1600 अमाउंट टू रुपीज एक्स इंटू अंडा 1/3 ईयर्स एट दिस इज दिस कंपाउंड इंडेड ईयरली। तो आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। दिस मीन्स आपके पास यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अमाउंट आपको निकालना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, प्रिंसिपल इज 16,000। तो ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला हमारा क्या होता था, और टाइम पीरियड है आपका 1/3 ईयर्स। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने जैसे लास्ट उसमें भी मैंने आपको बताया, सेम वही ट्रिक यहाँ भी कर लेंगे। रेट है हमारा 15%। फॉर्मूला हमारा क्या होता था कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R अपॉन R 100 टू द पावर n। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। चलिए इसी में पुट करते हैं वैल्यू। P इज 16,000, 1 + R इज हमारा, R हमारा है 15%, ओके, अपॉन 100, और पहले हम 2 साल का निकालेंगे, 16,000, और ये हो गया हमारा 100 + 15 अपॉन 100 का होल स्क्वायर, इन कर लेते हैं 16,000 इंटू 115 अपॉन 100 गुणे 115 अपॉन 100। चलिए इसको काट पीट लेते हैं, ये इधर आ गया, ये ऐसे कट गया, और ये हम 10 को बाद में यूज़ करेंगे, पहले हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो 16 इंटू 115 गुणे 115 ये करना है। ठीक है, तो 115 गुणे 115 आप करेंगे, जो आएगा हमारा 16 इंटू 13225। ठीक है, और जब 16 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आ जाएगा ये हमारा 80 का 0, यहाँ से लगे 8, 16 दूनी 32, 8 32 8 40 का 0, यहाँ से लगे 4, 16 दूनी 32, 4 36, यहाँ से लगे 3, 16 48, 50 51 गए, 16 1 कम 16, 5 21, 21। ठीक है, तो 211600 ये आ गया 21,160। अब इसमें साथ में ये नीचे वाला 10 नीचे था। ठीक है, तो ये 10 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया हमारा अमाउंट आ गया 2 साल का, ये आ गया। ठीक है, 21160, ये हमारा 2 साल का अमाउंट आ गया 21,160 रुपये। अब हमें निकालना था 1/3 ईयर्स का, तो 1/3 जैसे हमने 1/2 में किया था, रेट को आधा कर दिया था और ईयर 1 कर दिया था, वैसे ही यहाँ पर रेट को 1/3 कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पर P अब ये हो जाएगा 21,160, 1 + रेट हमारा 3 टाइम कर देंगे इंटू 100, और यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर दिया, और 1 + रेट 15 था, यहाँ से सीधे ही काट लेंगे, तो 15 चलो और लिख देते हैं ध्यान से, तो 1 हो गया, 3 × 15। ठीक है, तो ये आ गया 1160, ये 105 अपॉन 100 आ गया। ओके, इसको इससे कट कर दिया, और अब 105 को 2116 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने पर 2280। ठीक है, अपॉन 10, ये कट गया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 22,218 रुपये। कहाँ दिख रहा है आपको 22,218? हाँ, ये 22,218। ठीक है, तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने लास्ट PYQ सीरीज में किया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 41वें पर। 41 क्वेश्चन अगेन देखिए, ज्योमेट्री में आ गया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इजी क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन, जिसको आता है वो खुद सॉल्व करेगा। द डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 40 डिग्री। इफ स्मॉलर ऑफ दीज एंगल्स इज y, देन द वैल्यू ऑफ 2y + 15 इज। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, बहुत ही डेफिनेशन इजी है। अगर 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर दो ऐसे लिख लेते हैं, एंगल x + एंगल y आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दोनों का सम 90 डिग्री है। और सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, अगर दोनों का सम 180 हो। ओके, तो अभी यहाँ पर बताया क्या है कि डिफरेंस ऑफ 2, दो का डिफरेंस 40 डिग्री है, जो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लेट यहाँ पर मैं कर देती हूँ। अगर लेट हम कर लें कि एक एंगल x है, तो दूसरा क्या होगा, 90 - x हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों का सम क्या होगा, डिफरेंस वो 40 है, तो डिफरेंस हम ले लेते हैं,
90 माइनस एक्स एक है और दूसरा है एक्स, दोनों का डिफरेंस कितना है 40 डिग्री। 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री। 90 माइनस 2x इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो यहाँ से 90 माइनस 40 कर देते हैं, 2x को उधर ले जाते हैं तो 50 इज इक्वल टू 2x आ गया। यहाँ से x इज इक्वल टू 25 हो गया, x हमारा 25 आ गया। तो एक एंगल 25 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये 25 है तो ये कितना हो गया, इससे माइनस कर देते हैं इसको, तो 10 में 5 गए 5 और बचा 8, 8 में 2 गए 65, दूसरा 65 है। तो स्मॉलर एंगल ऑफ दीज एंगल्स इज y, तो y स्मॉलर एंगल है विच इज 25। ओके, तो हमारा आ गया 25y, तो 2 इंटू 25 प्लस 15, 25 दूनी 50 प्लस 15 क्या हो गया 65। किधर है, हाँ ये ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, देखिए आ गया कितना इजीली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स डू नॉट हैव इक्वल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जिन लोग को आता है वो अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके, और आप आंसर बाद में मैच कर लेंगे। सो यहाँ पर अगर हमारे पास फिगर है स्क्वायर का एग्जाम्पल से समझते हैं, और ये हमने इसमें एक बीच से सेंटर से लाइन खींच दी। तो इस तरीके से लाइन खींचना जिसमें एक पार्ट दूसरे का मिरर इमेज हो जाए। ठीक है, मिरर इमेज हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। तो अगर हम लोग एक स्क्वायर का एग्जाम्पल लेते हैं तो स्क्वायर में कितनी मिरर लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, अगर हमने ऐसे किया तो दिस पार्ट इसका मिरर इमेज होगा। सिमिलरली अगर इधर से किया तो ये पार्ट भी इसका मिरर इमेज होगा, और अगर हमने ऐसे किया तो ये पार्ट भी इसका मिरर इमेज होगा, और ऐसे किया तो ये पार्ट भी इसका मिरर इमेज होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ सिमेट्री हो गई, टोटल 4 नंबर ऑफ सिमेट्री हो गई। ठीक है, अब हम लोग हर किसी के लिए चेक करेंगे कि किसमें इक्वल नंबर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो चलिए सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल और काइट देखते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसकी ये साइड और ये साइड हमारी इक्वल हो गई। दिस मीन्स हम इसमें कैसे लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, तो हम देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक यही लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है जिसमें ये पार्ट इसका मिरर इमेज होगा। इसी तरह से काइट को हम लोग अगेन देख लेते हैं। काइट हमारा कैसा होता है, इस तरीके से काइट की फिगर होती है। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हम ऐसे नहीं खींच सकते, हम सिर्फ ऐसे खींचेंगे इस तरीके से, तो ये पार्ट इसका मिरर इमेज होगा। तो यहाँ हमसे इन दोनों में लाइन ऑफ सिमेट्री 1 1 हो गई, जो कि इक्वल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेते हैं काइट में हमने फाइंड आउट कर ली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और सब पैरेलल होती हैं। ठीक है, इस तरीके से पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो दिस मीन्स अगर हम इसको ऐसे करके लाइन ऑफ बनाते हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री, तो आप देख सकते हैं ये इस पार्ट इसका मिरर इमेज नहीं होगा। ऐसे बनाते हैं तो भी ये पार्ट इसका मिरर इमेज नहीं होगा, ऐसे बनाते हैं तो भी नहीं होगा। दिस मीन्स इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हमें अपना आंसर मिल गया है कि आंसर नंबर 2 ही इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार रेक्टेंगल और रोम्बस में भी मैं आपको समझा देती हूँ। रेक्टेंगल क्या होता है, हमें सबको पता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं यहाँ पर। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, एक ये ऐसे खींच दिया तो यहाँ पर ये पार्ट इसका मिरर इमेज हो जाएगा, तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे हो जाएगी। और एक बार ऐसे खींचेंगे तो भी ये दोनों इसका वो मिरर इमेज होगा, तो 2। तो कुल मिलाकर रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। नाउ अब हम लोग रोम्बस को भी चेक कर लेते हैं। रोम्बस क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन साथ में पैरेलल होती हैं। ठीक है, ऑल साइड इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी। तो दिस मीन्स ये चारों साइड्स इक्वल है। दिस मीन्स इसमें अगर हम लोग ऐसे खींचेंगे तब तो ये मिरर इमेज नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग इसके डायगोनल्स में खींचते हैं तो ये वाला डायगोनल इसका मिरर इमेज होगा। सिमिलरली ये वाला करेंगे तो ये वाला डायगोनल इसका मिरर इमेज होगा। तो दिस मीन्स इट हैज़ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। और काइट और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, तो काइट का हमने पता कर लिया 1 होती है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम को हम देख लेते हैं, इसी जगह पे समझेंगे। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम ये इस तरह से क्वाड्रिलेटरल होता है, जिसमें अपोजिट साइड्स ये वाली जो है पैरेलल होती हैं। आइसोसेलेस का मतलब होता है इसकी 2 साइड्स इक्वल, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कौन सी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है, हम देख सकते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में एक लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे हम बनाएंगे तो ये पार्ट आपको इसका मिरर इमेज दिखाई पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये लाइन इसके इक्वल है, और अगर हमने सेंटर से सिमेट्री बनाई तो ये लाइन और ये लाइन आपस में डिवाइड होगी, तो ये इस पार्ट इसका मिरर इमेज होगा। तो इसमें भी ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। क्लियर हो गया, तो यहाँ से हमको आंसर नंबर भी मिल गया है। जिन लोगों ने कर लिया है वेरी गुड, और हम बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, S is a point on the side QR of a triangle PQR such that PS is perpendicular
on QR and PS is the bisector of angle QPR, then which of the following statement is true? चलिए देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, PQR। ओके, नेक्स्ट क्या है, QR जो है इज सच दैट PS इज परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, एंड PS इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR, इसकी बाइसेक्टर है, ये S है और ये इसकी बाइसेक्टर, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाली कॉमन साइड है और ये वाला जो है 90 डिग्री एंगल है दोनों ट्राइंगल में। ठीक है, अब हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू होगा। लाइक PQS एंड PSR। तो देखिए PQS और PSR तो नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। सबसे पहले हम आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपके पास रूल क्या क्या होते हैं ट्रायंगल के। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर तीनों साइड SSS बोलते हैं, तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। दूसरा होता है SAS, दो साइड और उनके बीच का अगर एंगल इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं। ASA, दो एंगल और बीच का साइड अगर इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। और AAS, दिस मीन्स दो एंगल और एक साइड अगर इक्वल है तो भी ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है। और साथ में आपका आता है RHS का मतलब होता है राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज, और एक साइड अगर इक्वल है तो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 5 प्रॉपर्टीज होती हैं। अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है वो हम देख सकते हैं, जैसे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ओके, तो ये एंगल इक्वल है और कॉमन साइड है, तो एंगल P ऐसे लिख सकते हैं QPS इज इक्वल टू एंगल, अब यहाँ से हमने शुरुआत किया तो हम यहाँ से इसी सीक्वेंस में लिखते हैं एंगल RPS। ठीक है, दूसरा 90 डिग्री वाला एंगल PSQ इज इक्वल टू एंगल PSR, ये भी इक्वल हो गया। और थर्ड हमारी ये साइड इक्वल है PS इज कॉमन साइड। ठीक है, दिस मीन्स ट्रायंगल ये किससे हमारा इक्वल हो रहा है, एंगल साइड एंगल से इक्वल आएगा। तो दिस मीन्स एंगल साइड एंगल दो जगह लिखा हुआ है, तो RHS वाला तो नहीं लगेगा, बल्कि 90 डिग्री एंगल देखकर आपको लग सकता है कि RHS वाला है, लेकिन ये RHS वाला यहाँ पर नहीं है। प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है, क्योंकि RHS के लिए राइट एंगल के साथ हाइपोटेन्यूज का इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड, उसके बेसिस पर ही निकलता है। तो यहाँ पर वो है नहीं, एंगल साइड एंगल की वजह से निकलेगा। अब हमें सीक्वेंस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी सीक्वेंस में आपको लिखना होता है। तो यहाँ पर PQS और यहाँ पर क्या है PRS, तो यही वाला सीक्वेंस ऑप्शन जो सेकेंड है यही करेक्ट होगा। यहाँ पर क्या लिखा है PQS, साथ में लिखा है PSR, तो ऐसा नहीं है, PQ के कॉन्ग्रुएंट PR है, तो हमें यही ऑप्शन बी यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप जिन लोगों ने अपने आप निकाला है उनका आंसर यही आया है और चीज़ें समझ में आ गई हैं आपको। तो टोटल ये 5 कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी के बेसिस पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। Which of the following can be the length of the third side of a triangle whose two sides are 19 cm and 15 cm? ठीक है, तो अब यहाँ पर इनमें से बताना है कि कौन आपका थर्ड साइड हो सकती है। देखिए, ट्रायंगल की थर्ड साइड के लिए फॉर्मूला सिंपल होता है कि अगर मान लीजिए A, B और C 3 साइड्स हैं, तो किन्हीं भी दो साइड का सम हमेशा तीसरे साइड से इक्वल ग्रेटर होना चाहिए, किन्हीं भी दो साइड्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि दो साइड्स अगर ये है, मान के हम चल रहे हैं, तो इन दोनों का सम किससे इक्वल होगा। कैन भी यहाँ पर लगा है, तो क्या हो सकता है, 3 तो नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आप 3 लेके चलते हैं तो अब किसी भी दो साइड्स का सम तीसरे साइड से इक्वल से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो सीधे ही आप चूज करके देख लेंगे कि अगर हमने 3 ले लिया है तो 15 + 3 करते हैं तो विच 18 आ जाता है, जो कि दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा नहीं होगा, दिस मीन्स ये रॉन्ग हो जाएगा। 4 लेते हैं तो अगेन 15 + 4 इज 19 हो जाएगा, जो कि थर्ड साइड के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग 33 रखते हैं तो ऑब्वियसली 33 + 15 तो ग्रेटर होगा, बट 19 + 33 भी ग्रेटर होगा 15 से, और 19 + 15 अगर करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 19 + 15 करेंगे तो भी हमारा 34 आ रहा है, विच इज़ ग्रेटर देन 33। ठीक है, तो यहाँ पर 33 हो सकता है और साथ में क्या है 34
34 अगर हम ले लेते हैं तो अगेन 19 प्लस 15 जो है वो हमारा क्या हो जाता है 34 हो जाता है, जो कि इक्वल हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता, 33 इज द मीन्स थर्ड इज द ऑप्शन। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने कर लिया है, जिन्होंने अपने आप किया है, और अदरवाइज आंसर यहाँ पर 33 होगा। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है, यही आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल्स ABC एंड D आर रिस्पेक्टिवली ये एंड ये, दिस इज द एंगल। ठीक है, तो जिन लोगों को ये क्वेश्चन आता है वो आप सॉल्व करके खुद चेक करेंगे, और जो लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं उनके लिए मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम अगर ये है तो सॉरी एंगल्स ये गिवन है, तो इनका देन दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा। ठीक है, तो अब हमें ये चेक करना है कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता होने चाहिए, आपको क्वाड्रिलेटरल की बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि इन चारों का सम जो है वो 360 होता है, चारों एंगल्स का सम। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 2x, इन सारे एंगल्स को ऐड करके हम x की वैल्यू निकाल के सारे एंगल्स निकाल लेंगे। सबसे पहले x प्लस 30 प्लस 2x प्लस 30 डिग्री प्लस 2x माइनस 10 डिग्री, और इन सब का सम किसी के इक्वल होगा 360 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 3x प्लस x 4x प्लस 2x 6x प्लस 8x प्लस ये माइनस 10 डिग्री 30 60 हो गया, और 60 माइनस 20 इज 40 डिग्री इज इक्वल टू 360। 8x इज इक्वल टू 360 माइनस 40 डिग्री इज 320 डिग्री, x इज इक्वल टू 8, तो 8 4 जा 30 40 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 40 डिग्री। इससे हम लोग सारे जो एंगल्स हैं उनको फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, अगर x की वैल्यू हम 40 डिग्री रखते हैं, सो यहाँ पर 4 3 जा 12, 120 माइनस 10 विच इज 110 डिग्री। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, 40 रखा तो दूसरा हो गया 70 डिग्री। तीसरा क्या होगा, यहाँ पर x की वैल्यू 40 रखेंगे तो 40 2 जा 80, 80 प्लस 30 इज अगेन हमारा हो गया 110 डिग्री। और यहाँ पर रख लेते हैं 4, यहाँ पर x की वैल्यू 40 डिग्री रखेंगे तो 80 माइनस 10 इज 70 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक 110 है, एक एंगल 70 है, फिर एक 110 है, फिर एक एंगल 70 है। तो रेक्टेंगल तो नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल का हम सभी जानते हैं ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है 110 70 वी कैन सी। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एंगल ए, अगर इस तरीके से हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो अगर ए 110 है तो बी 70 है, देन सी अगेन 110 है और डी 70 है। तो ये प्रॉपर्टीज जहाँ पर आपके पैरेललोग्राम होते हैं उसके जो आपके एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री मतलब 180। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम होगा। इसके अलावा ट्रेपेजियम में नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रेपेजियम किसी भी तरीके का हो सकता है, ये है तो इस तरीके में आपका वो इक्वल एंगल्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो नहीं होगा, लेकिन आइसोसेलेस में वो चीज़ आ सकती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं दिया आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। सिमिलरली काइट के लिए भी है कि काइट में हमेशा ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, लेकिन पैरेललोग्राम के लिए हमेशा ये प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। The area of a triangle of sides 24 centimeter, 45 centimeter and 51 centimeter equal to the area of a rectangle of length 45 centimeter। तो हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। बार बार मैं बोलती हूँ कि कैलकुलेशन अगर आपकी फास्ट है तो आप इसको क्वेश्चन को 2 मिनट में कर देंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर देंगे। चलिए देखते हैं, जिन लोगों को आता है वो अपने आप करेंगे वीडियो को पॉज करके, और आंसर बाद में चेक कर लेंगे। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल साइड्स 24, इसको तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है अगर वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल को सेम करना है, और उसके बाद वहां से हम निकालेंगे ब्रेथ, और ब्रेथ निकलने के बाद इसका पेरीमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए, ट्रायंगल के लिए सबसे पहले हमें एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है S √ S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। ठीक है, जहां पर हमारा S क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो पेरीमीटर इस ट्रायंगल का क्या हो गया, बाई 2। तो 24 प्लस 45, 24 प्लस 45 प्लस 51 बाई 2, ये हमारा S होता है।
चलिए इसको देख लेते हैं। 5 और 9 1 10 का 0, कैरी आया 1, 2 4 2 6 7 और 7 5 12, 120/2 विच इज 60। ओके, तो 60 और 60 माइनस 24, 60 माइनस 24 करेंगे, फिर 60 माइनस 45 करेंगे और फिर 60 माइनस 51 करेंगे और अंडर रूट में ये पूरा होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं 60 इंटू 60 माइनस 24 कितना हो गया है हमारा। 60 में 20 गया 40, 40 में 4 गया 36, इंटू 60 में 45 जाएगा तो हमारा 60 में 40 गया 20 और 20 में 5 गया हमारा 15, इंटू 60 में 51 को माइनस करना है तो 50 गया तो 10 और 10 और 1 9। ठीक है, तो ये हमारा सारा किसके अंदर आ रहा है, अंडर रूट के अंदर आ रहा है। चलिए इसको हम लोग इससे यहाँ से अंडर रूट निकालते हैं। 10 इंटू 6 लिख लेते हैं इसको, 10 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 36 को लिख सकते हैं। 5 इंटू 3 हम 15 को लिख सकते हैं। 3 इंटू 3 हम 9 को लिख सकते हैं। अगेन हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 इंटू 5 कर सकते हैं। 2 इंटू 5 10 को लिख लिया और 6 इंटू 6 से 6 को हम बाहर कर लेते हैं अंडर रूट के और 2 6 कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक 6 बचेगा जिसको 2 इंटू 3 लिखते हैं और यहाँ से 2 3 को भी हम बाहर कर लेते हैं तो हमारा ओनली 3 बचेगा और अंदर 5 बच रहा है। ठीक है, तो इससे ये 5 5 भी रूट के बाहर आ गया और 2 2 रूट के बाहर आ गया एंड देन 3 3 रूट के बाहर आ गया। तो बन गया हमारा जो इसका एक एरिया निकल के आता है वो हो जाता है 6 3 18, 18 हटा दूँ 36 54, 54 इंटू 10 विच इज़ 540। तो एरिया हमारा निकल के आ गया, जो ट्रायंगल है उसका 540 और 540 जो है इज इक्वल टू किसके है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ब्रेथ यहाँ से निकल के आ जाती है 540/45। अगर आपको लग रहा है कि मैं और धीरे धीरे क्वेश्चन करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, तो मैं और धीरे सॉल्व करूंगी, बहुत ज़्यादा डीप में करूंगी जिससे कि आपको चीज़ें और क्लियर हो जाए। अदरवाइज आई थिंक बहुत सिंपल कैलकुलेशन है जो हम आप लोग को समझ में आ रही है। आई होप कि आपको आ रही है समझ में। चलिए इसको कट कर लेते हैं। 5 नेम 45 हो गया, 5 एकम 5, 5 0 40 और 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। तो आ गया है लेंथ, ब्रेथ हमारी आ गई है 12 और यहीं से अब हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर जो ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो 2 लेंथ हमारी क्या हो गई है 45 और ब्रेथ आ गई हमारी 12। तो यहाँ से ऑप्शन आंसर हो जाएगा 45 + 12 5 6 7 और 5 57 और 2 7 14 और 2 5 10 से 11। तो आंसर हमारा हो जाएगा 114 विच इज ऑप्शन 4। क्लियर हो गया। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, सिंपल से क्वेश्चंस थे, बस कैलकुलेशन अगर फास्ट है तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। From a circular sheet of diameter 16 centimeter, a radius of circle 6 centimeter is removed। तो एक सर्कुलर शीट है हमारे पास, देन एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर बताना है ऑफ द रिमेनिंग शीट। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अगेन सर्कल का अगर आपको एरिया, डायमीटर, रेडियस से छोटी छोटी चीज़ें क्लियर हैं तो ये बहुत ईजिली निकल आएगा। चलिए देखते हैं, जिन लोगों को आता है वो वीडियो पॉज करके सॉल्व करके आंसर फिर चेक कर लेंगे। ओके, चलिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ उन लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन जिनको कोई डाउट है। एक हमारे पास एक सर्कुलर शीट है ये और इसका डायमीटर कितना है 16 सेंटीमीटर का है। इसमें से सर्कल काट लिया गया है 6 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है, 6 सेंटीमीटर रेडियस का, और हमें जो जो रिमेनिंग शीट है उसका एरिया बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि पहले हम बाहर वाले का एरिया निकाल लें, फिर अंदर वाले का एरिया निकाल लें और माइनस कर दें और हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर डायमीटर 16 था, रेडियस इसकी बड़े की हो जाएगी 8 सेंटीमीटर और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखनी है, आर है 8 × 8। ओके, सो यहाँ से ये हो जाएगा एरिया बड़े वाले का और इसमें से हम माइनस कर देंगे छोटे वाले का एरिया विच इज़ पाई स्क्वायर अगेन रखेंगे तो पाई की वैल्यू है 22/7 × 6 × 6। ठीक है, देखिए कितना इजीली क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसको डायरेक्ट करना है, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। अब यहाँ से हम 22/7 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचा 8 8 = 64 -6 6 = 36। ठीक है, 22/7 × 36 और मैं 64 में 36 को हमें माइनस करना है 64 में, तो 14 में 6 गए, 14 में 6 गए 8 बचे और यहाँ पर बचा 5, 5 में 3 गए 2 और 7 चौक 28। तो 22 × 4 विच इज़
88, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सेकंड जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो गया है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48, अ मेटेलिक सॉलिड क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ डायमेंशन 200 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू अ सॉलिड क्यूब। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द सरफेस एरिया ऑफ द टू सॉलिड्स। तो यहाँ पर आपको जो मेंसुरेशन है उसके सारे फॉर्मूलेज आने चाहिए, और उसके लिए भी मैं एक 10-15 मिनट की क्लास कर दूंगी जिसमें सारे फॉर्मूलेज आपको रिवाइज करा दूंगी। ठीक है, तो जिन लोगों को ये क्वेश्चन आता है वो अपने आप सॉल्व करेंगे, और जिनको नहीं आता है वो यहाँ पर इसका सोल्यूशन देखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे फॉर्मूले बेस्ड है। ठीक है, बस कैलकुलेशन फास्ट करनी है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्यूबॉइडिकल बॉक्स का डायमेंशन हमें दिया है, और जब उसको मेल्ट किया गया, रिकास्ट करने पर सॉलिड क्यूब बनाया गया। इसका मतलब जो क्यूबॉइड है उसका जो वॉल्यूम है वो हमारा किसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा, कि जो हमारा क्यूब बनाया गया है नेक्स्ट उसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएंगे। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दिस मीन्स हमें 200 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। 5 2 से 10 और साथ में 5 जीरो और लग जाएंगे, 3 3 6। ठीक है, तो यहाँ पर और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूब होता है ए का क्यूब। तो ए क्यूब यहाँ से हम क्या निकालने वाले हैं, इसकी साइड, जो हमारा क्यूब नया मेल्ट होके तैयार हुआ है उसकी साइड निकालेंगे। 3 3 6, तो दिस मीन्स ये हो गया हमारा क्यूब रूट, यहाँ से निकाला इसका तो वो आ गया हमारा 100। ठीक है, 100 को जब आप क्यूब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। तो इसी तरीके से ये हमारा आ गया 100 सेंटीमीटर साइड ऑफ क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, ये क्यूब की साइड आ चुकी है, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब होता है हमारा 6a स्क्वायर। 6 साइड 6 सरफेसेस होती हैं तो a स्क्वायर का 6 टाइम्स। ठीक है, तो 6 इंटू 100 इंटू 100, तो 60,000 यहाँ पर हमारा आ जाएगा। 60,000, 4 जीरोस लगेंगे, एक नहीं होगा। 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो क्यूब नया बन के तैयार हुआ है उसका सरफेस एरिया आ गया। और हमें अब क्यूबाइड का भी सरफेस एरिया निकाला है और फिर देखना है दोनों का डिफरेंस। तो चलिए, क्यूबाइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप पता होना चाहिए, इसी के बेसिस पर आप निकाल पाएंगे। तो क्यूबाइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस pH प्लस HL। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट के फॉर्म में। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। 2 लेंथ क्या है इसकी 200 इंटू ब्रेथ क्या है 50, अगेन ब्रेथ क्या है 50 इंटू हाइट है 100 प्लस 100 इंटू 200। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, 10,000 हो गया, प्लस 5,000 हो गया, प्लस 20,000 हो गया। ठीक है, तो कुल मिला के 20 प्लस 30 प्लस 35, 2 इंटू 35,000 हो गया। और यहाँ पर हो गया ये 70,000। ठीक है, तो और क्यूबाइड हमारा क्या था, वो था 60,000। तो दोनों को माइनस कर देंगे, हमें चाहिए डिफरेंस। तो 70,000 माइनस 60,000, अब इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, विच इज 10,000। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पूरा सिंपली फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड हैं एंड इज 53। तो हमें मीन ऑलरेडी दिया है और ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, ये बता दिया। तो हमें बताना है व्हाट इज द मीडियन। तो देखिए हमें पता है कि मीन क्या होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। जिन लोगों को आता है वो खुद सॉल्व करेंगे, अदरवाइज जो नहीं आता है वो यहाँ देखेंगे। चलिए तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को ऐड करते हैं और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से करते हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कौन कौन से हैं, 42 प्लस 48 प्लस x प्लस 15 प्लस x प्लस 17 प्लस x प्लस 20 प्लस 58 एंड प्लस 60। ठीक है, इन सबको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इस सबको 7 से डिवाइड करेंगे, जो निकल के आएगा दैट इज 53। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसको ऐड करते हैं तो 3x हो जाएगा, प्लस 42 प्लस 48 इज 100, 100 प्लस 115, 115 प्लस 130 और 30 2 32 से आया ये
550 50 और 180 180 100 100 ओके। सो ये आ गया हमारा 260, ठीक है। 260 अपॉन 7 इज इक्वल टू 53 आ गया। अब 7 को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 260 इज इक्वल टू ये आ गया, साथ यहाँ एक 2 7 2 7 35 36 37 371। ओके, तो 3x इज इक्वल टू 371 माइनस 260, क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, 7 में 6 गया 1, 3 में 2 गया 1। ओके, और x इज इक्वल टू हमारा 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 या 9 2 गया 3 7 21 37। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 37। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे 37 37 एंड 37। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, 7 5 12 का 2, हाथ से लगे 1 4 3 1 4 1 5 52 बन गया। और 7 7 14 का 4, हाथ से लगे 1 3 1 4 1 5, ये 54 बन गया। और 7 ये सा हो गया 57 बन गया। ठीक है, तो अब हमें बनाना है मीडियन। तो मीडियन क्या होगा, ये ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो जो उसका मिडिल टर्म है दैट इज मीडियन विच इज 54। 3 इधर छोड़ दिए और 3 इधर छोड़ दिए। ठीक है, तो आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा 54। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, आप लोग अपना आंसर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन, चलिए इसको भी देखते हैं ध्यान से। द टाइम स्पेंट बाय ए स्टूडेंट ड्यूरिंग अ डे इन डिफरेंट एक्टिविटीज इज रिप्रेजेंटेड बाय सेक्टर्स ऑफ सेंट्रल एंगल्स इन अ पाई चार्ट एज गिवन बिलो। तो यहाँ पर ये जो टाइम है वो पाई चार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइम स्पेंट बाय द स्टूडेंट इन द एक्टिविटीज स्लीप एंड स्कूल। तो स्लीप ये है और स्कूल ये है। चलिए देखते हैं, पाई चार्ट का थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें पता है, जिनको पता है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जिनको नहीं पता है उनके लिए एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर करूँगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले पाई चार्ट एक सर्कल में बनाया जाता है, तो वो हमने बना लिया है एक सर्कल। ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है और ये देख लेते हैं। सबसे पहले स्कूल 90 डिग्री है। ठीक है, ये मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, अदरवाइज वी ऑल नो दैट कि टोटल जो है 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। ठीक है, तो 24 आवर्स 90 डिग्री में 24 आवर्स का कितना पार्ट जाएगा, इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये हो गया 90 डिग्री। दूसरा हो गया हमारा 120 डिग्री और 60 डिग्री 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सीधे देख लेते हैं। इस तरीके से ये पूरे ड्रॉ होंगे और इसी के अंदर आ जाएंगे। ये 60 डिग्री मान लेते हैं, ये 60 डिग्री मान लेते हैं, और एक 120 और 130। इस तरीके से ये पूरा 360 डिग्री के अंतर्गत आता है। तो अब 90 डिग्री ऑफ 24 आवर्स कितना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 24 आवर्स। ठीक है, यहाँ इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। 6 आवर्स, 6 आवर्स का स्कूल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट होमवर्क, हमें तो सीधे स्लीप और स्कूल का ही डिफरेंस बताना है, तो हम दूसरा स्लीप वाला चेक कर लेते हैं। तो 120 आवर्स आउट ऑफ 360 आवर्स, ये आपको 24 आवर्स के लिए निकालना है इसका रेशियो। तो यहाँ से किया 12 दूनी 32 36 हो गया, 3 3 8 24, 8 आवर्स। ठीक है, तो स्लीप 8 आवर्स की है और स्कूल 6 आवर्स का है, तो दोनों का डिफरेंस 2 आवर्स हो गया। दिस मीन्स आंसर हमारा 2 हो गया। ठीक है, तो बहुत ही ईजी था ये क्वेश्चन, और इस बार भी आपको इसी तरीके से सेम पैटर्न पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप इन्हीं सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका मैथ्स का पेपर बिल्कुल इजीली निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ से आपके पेडागोजी के क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं इस वाले पेपर में। चलिए देखते हैं। 51 नंबर का क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन x माइनस 4 इक्वल टू 3। ही कंप्लीटेड द टास्क बाई सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3। अब उसने क्या किया है, 4 को फ्रॉम 3 से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट डिस्क्राइब द अबव सिचुएशन। ठीक है, तो जिनको समझ में आ रहा है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। The student has solved problem correctly. The student has made an algorithm based error. The student should memorize all the rules of transposition. Give such problem to solve should be avoided. तो देखिए, दो जो निगेटिव आंसर्स हैं पेडागोजी के क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व करेंगे अभी यहाँ से हम समझ लेते हैं, समझते चलेंगे साथ में, क्योंकि PYQ प्लस उसी से आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी।
मेमोराइज करना जैसे ही आपका आ जाए ये गलत है बिल्कुल। आपको पेडागोजी में किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए रटाने की बच्चों को बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। ये सबसे बेकार तरीका माना जाता है, ठीक है। तो ये आप हम ऐसे ही काट देंगे क्योंकि नेगेटिव हो गया वर्ड। दूसरा है गिव सच प्रॉब्लम टू बी अवॉइड। अब प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना बिल्कुल भी अगेन नेगेटिव वर्ड एक हो गया है, तो ये भी हाँ यहाँ पर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आता है द स्टूडेंट हैज़ मेड एन एल्गोरिदम बेस्ड एरर या फिर द स्टूडेंट हैज़ सॉल्व प्रॉब्लम करेक्टली। अब आप देख सकते हैं क्या उसने प्रॉब्लम करेक्ट सॉल्व की है। अगर उसने क्या किया है सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 3, अगर अब वो 4 को 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो क्या वो करेक्ट कर रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि अगर हम 4 को इस साइड लेकर जाएंगे तो वी हैव टू ऐड दिस, ना कि सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये आंसर भी रॉन्ग हो गया। तो सीधे से हमें समझ में आ गया द स्टूडेंट हैज़ मेड एन एल्गोरिदम बेस्ड एरर। क्लियर हो गया। देखिए कितना इजीली इसका आंसर निकल गया, जबकि बहुत सारे लोग मैथ पेडागोजी ऐसा कुछ नहीं है। आप इस यहाँ से देखकर ही आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। अगेन अगर आपको चीज़ें पता है मैथ्स के लॉजिक्स कॉन्सेप्ट, तो आप उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा ट्रू नहीं है हमें ये बताना है। द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज फाइनाइट। ये बिल्कुल ट्रू है। फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर के फाइनाइट होते हैं, ठीक है, ये हम सबको पता है। एवरी फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। देखिए फिर से बता दे रहे हैं जिनको थोड़ा भी फैक्टर्स में कंफ्यूजन है। लाइक अगर हमारे पास एक नंबर 6 है, बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, तो 1, 2, 3, 6, ये सारे जो भी नंबर इस नंबर को 6 को डिवाइड करेंगे वो सारे 6 के फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि पहला तो देख लिया फाइनाइट हो गए, 4 ही होंगे। दूसरा एवरी फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। हाँ तो देखिए इससे ज़्यादा कोई फैक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इससे बड़ा कुछ हो जाएगा तो वो 6 को डिवाइड ही नहीं कर पाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। एवरी फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द गिवन नंबर। तो ये हमारा हमेशा रॉन्ग हो गया कि ऑलवेज ग्रेटर देन लेस होगा, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया है। नेक्स्ट भी देख कर लेते हैं। एवरी मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। हाँ तो इक्वल टू एंड गिवन टू मल्टीपल होता है, ये करेक्ट है। मल्टीपल क्या होते हैं, सिंपल से अगर 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो मीन्स आपको 6 का टेबल लिखना है। तो वो कैसे स्टार्ट होंगे, 6, 12, 18 एंड इनफाइनाइट। तो मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं, और मल्टीपल्स के लिए ये वाला कंडीशन करेक्ट है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आपका रॉन्ग पूछा है, जो कि रॉन्ग है एग्जैक्टली, बट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। अगेन सेम पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू इंट्रोड्यूस एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी टू 8th ग्रेडर्स। अब 8th ग्रेड के बच्चे को कौन सा तरीका सही है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। सो टॉसिंग अ फेयर कॉइन सेवरल टाइम्स एंड नोटिंग डाउन द आउटकम्स। बार बार आप एक फेयर कॉइन ले लीजिए जिसमें हेड एंड टेल बराबर से आते हैं, और उनको बार बार टॉस करके बच्चे को बताइए और उसको कहिए कि अपना आउटकम नोट करे। सॉल्विंग स्टैटिस्टिक्स बेस्ड प्रॉब्लम, गिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ मैनी आउटकम बेस्ड इवेंट्स लाइक टॉसिंग अ कॉइन एंड ड्राइंग कार्ड्स, या डिफाइनिंग एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑन बोर्ड एंड गिव एग्जांपल्स, ठीक है। अब जैसे आप ये पढ़ेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, लेकिन पेडागोजी क्या कहती है, आप पढ़ाएंगे कैसे बच्चे को। तो डिफिनीशन करना कभी भी किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने का तरीका नहीं अच्छा माना जाता। मीन्स आप डिफाइन कर रहे हैं, आप लेक्चर दे रहे हैं, आप उसे कुछ एक्टिविटी नहीं करवा रहे हैं। और हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी बच्चा एक्टिव है, कुछ एक्टिविटी करके सीख रहा है, वही आपको पेडागोजी में आंसर चुनना है। तो ये वहीं से गलत हो जाएगा। गिविंग एग्जाम्पल, अगेन आप एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं बट आप उसे कुछ करवा नहीं रहे हैं। नेक्स्ट है सॉल्विंग स्टैटिक्स बेस्ड प्रॉब्लम, अगेन प्रॉब्लम सेम टाइप की प्रॉब्लम आप सॉल्व करवाते जा रहे हैं। सबसे इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा, जो सही जाएगा, वो है टॉसिंग अ फेयर कॉइन सेवरल टाइम्स एंड नोटिंग डाउन द आउटकम। बच्चे से आप कह रहे हैं कि आप बार बार कॉइन को टॉस करिए, देन आउटकम को नोट करिए। तो ये सबसे ज़्यादा जो है इसमें बच्चा जो है खुद करेगा और खुद समझेगा, एक्टिव रहेगा, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 51 का 1 आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54। Which of the following represent the most appropriate reasons of assessment at upper primary stage? तो हमें याद रखना है अपर प्राइमरी स्टेज ये 6 to 8 वालों के लिए होता है, जिसके लिए आप पेपर दे रहे हैं। ये कौन सा अप्रोप्रिएट रीजन है असेसमेंट के लिए? सबसे पहले टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एंड स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द लर्नर, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। टू फाइंड आउट द टू व्हाट एक्सटेंट द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिकल करिकुला हैव बीन अचीव्ड, ये भी चलिए मान लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं।
To find out whether student have learned a standard procedure to solve a problem, standard procedure to solve a problem. Okay, next देखते हैं, to select student for competitive exams in mathematics. ठीक है, तो इन चारों में कौन से क्राइटेरिया हमें रखने हैं असेसमेंट के लिए फॉर अपर प्राइमरी स्टेज. ठीक है, तो देख लेते हैं आपको कौन सा सही लगता है. देखिए, मुझे तो आप खुद समझ में आएगा जो मैंने आपको बताया है कि बच्चे की इंडिविजुअल और स्पेसिफिक नीड को हमें ध्यान में रखना ही रखना है. पेडागोजी जो अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है, तैयारी करी है या बीएड वगैरह में पढ़ा होगा, तो उसके बेसिस पे हमें इंडिविजुअल और स्पेसिफिक नीड को आइडेंटिफाई करना होता है. उसके बेसिस पर बच्चे का असेसमेंट का एक प्रोसेस होता है, वो जैसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट. दूसरा है टू फाइंड आउट व्हाट एक्सटेंट एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिकल करिकुला हैज़ बीन अचीव. तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि हमें असेसमेंट इसीलिए करते हैं कि बच्चा कहाँ तक, किस हद तक हमारा जो मैथमेटिक्स सिखाने का उद्देश्य था उसको अचीव कर पाया है. ठीक है, बट स्टैंडर्ड प्रोसीजर को सिखाने का कोई ऐसा वो नहीं है कि आप एक स्टैंडर्ड तरीका रट्टाफिकेशन उसको लगवा रहे हैं. ऐसा कुछ उद्देश्य नहीं होता असेसमेंट का, या बच्चे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सेलेक्ट करने के लिए भी रीज़न नहीं है असेसमेंट के लिए. ठीक है, तो वो ए एंड बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है. तो ऑप्शन कौन सा है, ए एंड बी वाला? ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है ए एंड बी के लिए. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55. क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज्ड एंडेड प्रॉब्लम. तो अगेन हमने पहले के वीडियो में भी डिस्कस किया. क्लोज एंडेड प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि सिंपल आपने एक क्वेश्चन पूछा, एक लाइन में उसका आंसर बच्चे ने दे दिया, उसे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैथमेटिक्स में इसको कैसे देखेंगे. जैसे लिस्ट 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 5/11 एंड 10/11. लिस्ट 4 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 104 एंड 109. राइट 4 इंटीजर्स लेस देन 5 एंड राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फॉर 5/7. ठीक है, तो देखिए इसमें से कौन सी है जो क्लोज एंडेड प्रॉब्लम है. क्लोज एंडेड प्रॉब्लम में आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन ये 4 रैशनल नंबर्स कई सारे हो सकते हैं. हर बच्चा डिफरेंट तरीके से इसको लिख सकता है. ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, एक क्लोज एंडेड प्रॉब्लम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कई तरीके से आप इसको लिख सकते हैं. दूसरा है लिस्ट 4 नेचुरल नंबर. अब देखिए 104 और 109 के बीच में नेचुरल नंबर्स 105, 106, 107 एंड 108. इसके अलावा आप कोई भी नेचुरल नंबर 104 से 105 के बीच में नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, इसका आंसर क्या है, लेस देन इंटीजर 5 से कितने ही हो सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स जो हैं लेस देन 5 के इंटीजर्स हैं, जो बच्चा कोई भी अपने एज पर थिंकिंग के अकॉर्डिंग लिख सकता है. और सिमिलरली इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगेन 5/7 में कितने 2/2 का आप मल्टीप्लाई करिए, 3/3 का मल्टीप्लाई करिए, 4/4 का मल्टीप्लाई करिए, 100/100 का मल्टीप्लाई, डिपेंड ऑन योर चॉइस. बच्चा इसमें कई आंसर्स दे सकता है, इसका कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं है. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन कौन सा हो गया जिसका एक फिक्स्ड आंसर है, विच इज ऑप्शन नंबर 2. तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56. Which of the following is considered as a characteristics of an effective mathematics classroom? कौन सी है इसमें से देख लेते हैं. इफेक्टिव मैथमेटिक्स क्लासरूम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द स्टूडेंट टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम्स एज दैट सॉल्व बाय द टीचर. देखिए सिमिलर प्रॉब्लम अभी तक जितना मैंने पैडागोजी के बारे में बताया कि उनको सेम टाइप का रिपीटेशन करा के रटवाना नहीं है, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि ये एक नेगेटिव जा रहा है वर्ड. चलिए और आगे भी देख लेते हैं. सेंसिटाइज द स्टूडेंट दैट मैथमेटिक्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एग्जाम्पल. ओके, चलिए आगे देखते हैं. इनकरेज इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क रेदर देन ग्रुप वर्क. ग्रुप वर्क को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, तो ये भी एक नेगेटिव वर्क है. इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप वर्क को प्रमोट करना हमें टीचिंग में है. पेडागोजी का एक वो भी कह सकते हैं रूल है. ठीक है, और लास्ट क्या है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम इन मल्टीपल वेज. ठीक है, तो यहाँ पर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यही हो सकती है. अगर मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा. प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन मल्टीपल वेज, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई मेथड्स हो सकते हैं. तो बच्चे को प्रमोट करना चाहिए, अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि बच्चा अपने अपने तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करे. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसके लिए वो 56 का 4 होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57. Which of the following should be followed using questioning as a tool of assessment in a classroom?
कौन सा विच शुड बी फॉलो वाइल यूजिंग क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन करते समय कौन सा एज ए टूल यूज करना चाहिए। चलिए देखते हैं। आस्किंग क्वेश्चंस ओनली फॉर द लो अचीवर्स, आस्किंग क्वेश्चंस फॉर असेसिंग एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस, आस्किंग टू मैनी क्वेश्चंस विदाउट पॉज, आस्किंग ए क्वेश्चन एंड आंसरिंग इट योरसेल्फ। देखिए इसमें से क्या आपको रखना चाहिए क्वेश्चन करते समय, टूल ऑफ असेसमेंट। अगर आप पूरे क्लास की असेसमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है कि बच्चे को क्वेश्चन करिए, सिर्फ लो अचीवर से उसका कोई मतलब नहीं है कि बार बार आप उसी बच्चे को खड़ा कर रहे हैं, वो ऑब्वियसली आंसर नहीं दे पा रहा है, लो अचीवर है, ऐसा कोई नहीं है। सेकंड क्या है, आस्किंग क्वेश्चंस फॉर असेसिंग एरर्स एंड मिसकंसेप्शन। ये हो सकता है क्योंकि जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो आप ये समझते हैं कि आपने जो भी उसको समझाया है, बच्चे को पढ़ाया है क्लास में, क्या उसमें कोई इनका मिसकंसेप्शन तो नहीं है, कोई गलत चीज़ तो नहीं उनका दिमाग में जा रही है, कोई एरर तो नहीं है, या कॉन्सेप्ट उनको क्लियर है कि नहीं। तो मेन तो यही है ना कि एरर और मिसकंसेप्शंस को सीखने के लिए, समझने के लिए आप उनका असेसमेंट करते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि उन्हें कितना समझ में आया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन मुझे करेक्ट लग रहा है। इसके अलावा और देख लेते हैं। आस्किंग टू मैनी क्वेश्चन विदाउट पॉज, इसका कोई मतलब नहीं है। और आस्किंग अ क्वेश्चन एंड आंसरिंग इट योरसेल्फ, नो। आप आंसर करते रहेंगे तो क्वेश्चन को एज ए टूल ऑफ असेसमेंट आप नहीं यूज कर सकते, वो तो आप खुद ही आंसर कर रहे हैं। तो अगर असेस करना है, दिस मीन्स असेसिंग फॉर एरर एंड मिसकंसेप्शंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। If x plus y plus 7y is written as x 5x plus y 7y, then which of the following properties of addition are being used? चलिए, तो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने पढ़ी होंगी। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं उनको भी एक बार वीडियो में बता दूंगी। चलिए, बहुत ही ईजी है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये है हमारी कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, दोनों प्रॉपर्टी में ये आ जाती है। कैसे? क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये हमारी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मीन्स ऑर्डर चेंज करने पर एडिशन सेम ही आएगा। सिमिलरली 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 3। ठीक है, और एसोसिएटिव का मतलब होता है कि हम किसी भी ऑर्डर में करें तो भी वो सेम ही आएगा। तो यहाँ पर दूसरा ऑर्डर ये होगा, a प्लस बी प्लस सी कर दिया तो a प्लस बी प्लस सी कर दिया। ठीक है, तो दोनों में सेम ही आंसर आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर हम इसको a माने और और इसको b माने, ठीक है, तो एक तरह से a प्लस बी प्लस ए बी हो रहा है, और वो वाली प्रॉपर्टी भी हो रही है, एसोसिएटिव भी हो रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव को कॉम्बिनेशन में यूज करके पूछा गया है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन। The National Curriculum Framework NCF 2005 promotes a spiral approach for mathematics curriculum at middle school level, again 6 to 8 है। spiral approach का मतलब क्या होता है अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस अप्रोच, देखिए स्पायरल अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि मैथमेटिक्स में पहले हम एडिशन बताते हैं, सब्सट्रैक्शन बताते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन बताते हैं, डिवीजन बताते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर के लेवल के और कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स बताते हैं। तो इस तरीके से स्पायरल अप्रोच का मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करके बताते चले जाना, ग्रेड वाइज वो चीज़ अपग्रेड होती जाएगी। तो including different concept at each grade, including concept that are repeated at each grade, including simpler as well as difficult concept at every grade, including concept in the increasing order of difficulty by briefing revisiting concept taught previously। तो सबसे ज़्यादा स्पाइरल के लिए यही है, इसी का मतलब यही है कि धीरे धीरे इंक्रीजिंग आप डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, और पहले कॉन्सेप्ट से उसको जोड़ते जाते हैं, जो पहले पढ़ाया है उससे जोड़ते जाते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द नंबर 6 इज यूज एज अ कार्डिनल सेंस। ठीक है, तो कार्डिनल सेंस क्या होता है यहाँ पर आपको अगर पता है तो इस क्वेश्चन को आप सीधे ही कर सकते हैं। कार्डिनल सेंस का मतलब होता है कि नंबर बताना। ठीक है, 6 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 7, she was the 6th row of the auditorium, there are 6 element in a set, 6 is the successor of 5। तो यहाँ पर कार्डिनल नंबर के रूप में आता है हमारा थर्ड ऑप्शन, विच इज 6, देयर आर 6 एलिमेंट्स इन अ सेट, मीन्स टोटल नंबर बताना, दैट इज कार्डिनल नंबर बोलते हैं उसको। सो यहाँ पर जैसे कि कार्डिनल का मतलब होता है काउंटिंग बताना उस चीज़ की कि कितना है, हाउ मैनी, और 6th हमारा क्या है, ऑर्डिनल, कि उसका ऑर्डर क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, ओके।
तो यहाँ पर टोटल 60 क्वेश्चंस आप 60 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दिस मीन्स 30 क्वेश्चंस आपके जो मैथ्स के हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। मुझे लिखकर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चंस इसमें आते थे, और आगे इसी तरह से हम प्रैक्टिस करते जाएंगे PYQs की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो आपको यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगता है तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।